नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फाइनली 15 साल की लंबी नेगोशिएशंस के बाद जो हाई सीज ट्रीटी है उसको अब अडॉप्ट कर लिया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। कल ही मंडे के दिन है जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस हाई सीज ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया है, जो कि माना जाता है कि पूरे विश्व का पहला ऐसा ट्रीटी है, पहला ऐसा समझौता है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स को गवर्न करेगा एंड साथ ही में उनका संरक्षण यानी कि उनका प्रोटेक्शन भी करने वाला है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, यू हैव डिलीवर्ड। इन्होंने साथ में ये भी कहा, एंड यू हैव ऑल्सो डन सो एट अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम, यानी कि पूरी दुनिया को इसकी सख्त से सख्त जरूरत थी और उसी टाइम पे आपने इसको डिलीवर किया है। इनफैक्ट इन्होंने साथ में बताया कि 15 साल की लंबी डिस्कशन के बाद, 4 साल की फॉर्मल नेगोशिएशन के बाद यूएन मेंबर स्टेट्स फाइनली अग्रीड ऑन द टेक्स्ट फॉर द ट्रीटी इन मार्च, जो कि एक बहुत ही लंबी बातचीत के बाद हुआ था। तब से लेकर जो टेक्स्ट है उसको फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन आपको मालूम होगा कि यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो ये मेक श्योर किया जाता है कि बेसिकली वो सभी लैंग्वेजेस में उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो व्याख्या है वो सेम निकलनी चाहिए। तो उसमें समय लग रहा था एंड फाइनली कल यानी कि मंडे को जाकर के इस ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो बात करेंगे ऑब्वियसली कि इस ट्रीटी के क्या क्या प्रावधान है, साथ में ये भी समझा जाएगा कि इस ट्रीटी को इतना ज्यादा बहुमूल्य क्यों माना जा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए पाथफाइंडर लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही अनोखी पहल, जिसमें कि हम लोग आपके लिए संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं मात्र 8,000 रुपए में, और उसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाने वाली है। इसका जो बैच है शुरू होने वाला है 3 जुलाई 2023 से। एनरोल करने के लिए जो दोस्तों लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड प्लीज मेक श्योर यू आर यूजिंग माई कूपन कोड ANI UPSC इन ऑर्डर टू एनरोल इन दिस कोर्स, सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। बाय द वे, आपको मेरे द्वारा इस कोर्स में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जो कि वैसे पिछले बैच में शुरू हो चुकी है, लेकिन अगले बैच में भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से करिए और उस बैच में आकर के अपने आप को एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ऑल्सो ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसमें भी जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसका भी दोस्तों जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, तो देखिए, सबसे पहली चीज कि इस ट्रीटी को लाए जाने की आखिरकार आवश्यकता क्यों थी। देखिए, 1958 में एक जिनेवा कन्वेंशन को लाया गया था, जो कि हाई सीज पे कन्वेंशन थी। उसमें हाई सीज की परिभाषा को दिया गया था। उसमें उन्होंने कहा था वो वाला सी का वो वाला हिस्सा जो कि ना तो टेरिटोरियल वाटर में आता है ना ही इंटरनल वाटर में आता है, उसको हाई सीज कहा जाता है। अगर आपने ये वाली फोटो को देखा होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग ज्योग्राफी में यूएन क्लॉज या फिर अन क्लॉज का जो कानून है, इसको पॉपुलरली लॉ ऑफ द सी कहा जाता है, तब इस डायग्राम को रेफर किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इंटरनल वाटर्स हैं, ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, उसके बाद ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बेसिकली क्या होता है कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद की जितनी भी कहानी है, जहां पर किसी प्रकार का हमें क्षेत्राधिकार किसी भी देश का देखने को नहीं मिलता, कोई भी नेशनल जुरिस्डिक्शन देखने को नहीं मिलती है, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सीज कहा जाता है। और यहां पर हमें जुरिस्डिक्शन वॉइड देखने को मिलता है। नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द हाई सी। लेकिन द थिंग इज कि ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया माना जाता है। द हाई सीज अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एरिया एंड कवर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये आप देख लीजिए, पूरे धरती के सरफेस के ऊपर मोर देन 50% का सरफेस कवर कर रहे हैं। ओशन में 60% का ओशन एरिया कवर कर रहे हैं। मरीन लाइफ में आपको इसमें इतनी भारी मात्रा में मरीन लाइफ देखने को मिलती है। 2.7 लाख नोन स्पीशीज है, जिसमें से बहुत सारी अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इवन जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी में, मतलब कि हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में ये वाला जो एरिया है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन हमारी जो बारिश होती है, इवन जो हमारी सोलर इंसोलेशन वगैरह अलग अलग चीजों में, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन में,
सोलर रेडिएशन को स्टोर करने में, हीट डिस्ट्रीब्यूशन में, हीट बजट में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमने इसको अभी तक ना तो रेगुलेट किया था, ना ही इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कदम लिए गए थे। कहा जाता है कि दिस एरिया इज फंडामेंटल टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेलबींग एंड ऑब्वियसली रिसोर्सेज के मामले में अगर आप देखें तो सी फूड है, रॉ मटेरियल, जेनेटिक एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज, एयर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड एस्थेटिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल सर्विसेज, अलग अलग तरह की सेवाएं ये वाला एरिया हमें प्रोवाइड कर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत सारे थ्रेट्स को भी फेस कर रहा था। फॉर एग्जांपल एल नीनो जैसे फिनोमेना जब आ जाते हैं, जैसे इस साल हम लोग एल नीनो को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इन एरियाज में आने वाली जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो काफी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। उसके बाद एसिडिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है ये भी इस एरिया में आने वाली फ्लोरा एंड फौना को और दूसरे रिसोर्सेज को खतरे में डालती है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स तो हैं ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होने वाला नॉइस पोल्यूशन, सी बेड माइनिंग, ऑयल स्पिल्स वगैरह, उसके बाद अनट्रीटेड वेस्ट का गलत तरीके से डिस्पोजल कर देना, ओवर फिशिंग करना, इन्वेजिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देना, कोस्टल पोल्यूशन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे थ्रेट्स ये वाला एरिया फेस कर रहा था। तो इवन दो ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतने सारे थ्रेट्स भी फेस कर रहा था, उसके बावजूद इसको लेकर कोई भी कानून या कोई भी ट्रीटी को नहीं लाया गया था। और हैरानी वाली बात यह है कि अनक्लॉज, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी आपके साथ किया, जहां पर हम लोग ये पूरा पढ़ते हैं, अनक्लॉज में भी इसको कवर नहीं किया गया था। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वॉज अडॉप्टेड, जो सारी बातें करता है लेकिन हाई सी को लेकर किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार या किसी प्रकार का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके द्वारा डिलिनेट नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट अनक्लॉज में अगर आप बात करते हैं तो इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कुछ कुछ चीजों को ही डिलिनेट किया गया है। वहां पर भी लिखा गया है कि ईईजेड के अंदर भी एक कोस्टल स्टेट को ये वाली राइट नहीं कि वो किसी और को नेविगेशन करने में या ओवरफ्लाइट करने में किसी प्रकार की बंदिशें लगा सके। तो आप देख सकते हैं कि हाई सीज को लेकर अभी तक हमारे पास कोई भी जुरिस्डिक्शन अवेलेबल नहीं थी, और इसीलिए ये वाली जो ट्रीटी अब लाई गई है, दिस होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज काफी लंबे टाइम से इस पे बातचीत चल रही थी, लेकिन फाइनली इसको अब अडॉप्ट कर लिया गया है। इसके पॉइंटर्स क्या क्या होने वाले हैं? नंबर 1, इट विल सेट अप एन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कमिटी टू फ्रेम द गाइडलाइंस, यानी कि सबसे पहले तो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कमिटी बनाई जाएगी। आपको ध्यान होगा, आपने शायद पढ़ रखा होगा, जैसे हमारे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है कि उसमें किस तरीके से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक्सेस और उसके बाद बेनिफिट शेयरिंग के लिए प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, सेम यहां पे किया जाएगा। उसके बाद जो भी लोग इसको साइन करेंगे, दे विल हैव टू कंडक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स बिफोर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज। तो ये भी यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप वहां पर जाकर के मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने वाले हैं तो आपको EIA वाली एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। नंबर 3, मरीन रिसोर्सेज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन विच आर हेल्ड बाय द इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, उनको तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर आप उनसे पहले अप्रूवल ले रहे हैं। जैसे भारत में आपने पढ़ रखा होगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है, जिसमें कि हमें जो लोकल ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनसे पहले पूछना होता है अगर हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। तो सेम प्रावधान इनके द्वारा यहां पर लाया गया है। उसके बाद MPAs, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे भारत में बहुत सारे MPAs हैं। गलाथिया बे का नाम सुना होगा, कैम्बेल बे का नाम सुना होगा, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम सुना होगा। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि अब नेशनल टेरिटोरियल वाटर से परे जाते हुए, उनसे बियॉन्ड जाते हुए हम लोग एक फ्रेमवर्क लेकर आने वाले हैं फॉर द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि बेसिकली वहां पर भी हम लोग जाकर के उन इलाकों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सो दैट वहां पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट नहीं आ रहा है, प्लास्टिक्स का इंपैक्ट नहीं आ रहा है, पोल्यूशन का इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। ऑल्सो ये भी एड ऑन किया गया है, ये भी प्रावधान दिया गया है कि मरीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा टू डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द हाई सीज। ये कुछ कुछ प्रावधान हैं जो कि मेजर हैं, जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये ट्रीटी और भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और बड़ी है, लेकिन काफी बड़ी बात है कि फाइनली इसके ऊपर अब अग्री अपॉन कर दिया गया है। अभी भी एक फाइनल अड़चन है जो कि ट्रीटी फेस कर रही है, एंड द फाइनल हर्डल इज कि कम से कम 60 UN मेंबर्स इसको जब तक इंडिविजुअली रैटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और ये इसकी फाइनल हर्डल है। उसके बाद भी, साइन होने के बाद भी 120 दिन के बाद ये इफेक्ट में आती है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक इसको इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। स्पेसिफिकली अगर हम आगे बढ़ते हुए ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, सस्टेनेबल ओशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर अगर ये ट्रीटी लागू होने में नहीं आती है तो वो वाला जो हमारे उद्देश्य हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यूपीएससी कोर्स अगर आपने नहीं परचेज किया है आप लोग पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। यूजिंग माय कोड ANI UPSC आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो इसके अलावा CSAT कोर्स भी लाइव हो चुका है एंड इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज तो आपके लिए चल ही रही है, इसको जाकर के भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।